वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, हमने ये चैप्टर छोड़ा था शॉक पे। ठीक है, हमने हैमरेज पढ़ लिया है, शॉक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो शॉक क्या होता है? व्हेन टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी फेल्स टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल। ठीक है, कि ऑक्सीजन कम पड़ गई है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं? जो मेन डेफिनेशन बनाई गई है वो क्या है? द स्टेट इन विच प्रोफाउंड एंड वाइड स्प्रेड रिडक्शन ऑफ अफेक्टिव परफ्यूजन। ठीक है, कि अफेक्टिव परफ्यूजन जो थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है जितनी चाहिए थी। लीड्स फर्स्ट टू रिवर्सिबल एंड देन इफ़ प्रोलॉन्ग टू इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। ठीक है, कि ये जो परफ्यूजन कम हुई है, अफेक्टिव परफ्यूजन, ये काफ़ी हद तक कम हो गई है। ये स्टार्ट पे क्या करती है कि जो इंजरी है वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन अगर यही प्रोलॉन्ग रहे तो इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी हो जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? शॉक। उसके अलावा मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? शॉक कंसिस्ट्स ऑफ इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि शॉक जो है इसमें होता क्या है कि टिश्यू परफ्यूजन नहीं होती, मार्क्ड बाय डिक्रीज डिलीवरी ऑफ रिक्वायर्ड मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स। कि अगर ऑक्सीजन नहीं है, टिश्यू परफ्यूजन नहीं है, तो जितने मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स जो चीज़ें हमें चाहिए थी कि ब्लड ने लेके आना है ना, ठीक है, तो बाकी जो रिक्वायर्ड मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स थे वो भी नहीं आए। एंड इनएडिक्वेट रिमूवल ऑफ सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स, के ब्लड जो है वो लेके आता है रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स और सब चीज़ें, ऑक्सीजन वगैरह, ये ब्लड लेके आता है। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स थे जो ज़रूरी थे वो भी नहीं आए, और दूसरा जो वेस्ट है वो भी ब्लड ने लेके जाना था तो वो भी नहीं गया। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है शॉक की? कॉमन सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट टिपिकली एंड इन सेल इंजरी, ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। के सीन कुछ इसी तरह है कि सिंपल, अगर उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, वहाँ का वेस्ट रिमूव नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि सेल इंजरी होना शुरू हो जाएगी, नेक्रोसिस होने लग जाती है, ऑर्गन फेल्स हो जाते हैं और फिर डेथ हो जाती है। सेलुलर इस्कीमिया, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, डिफरेंट इसके फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं पैथोजेनेसिस में। सबसे पहले है सेलुलर इस्कीमिया, आर परफ्यूजन टू द टिश्यू इज़ रिड्यूस्ड, सेल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। के जब परफ्यूजन नहीं है, सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो एरोबिक मैकेनिज्म जो है, जो मेटाबॉलिज्म था आपका एरोबिक चल रहा था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक पे आ जाएगा। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड की वजह से क्या हो जाएगा? सिस्टेमिक मेटाबॉलिक लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, कि एसिड्स जब बढ़ते जाएंगे तो एसिडोसिस हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसके बाद जो है ब्लड सप्लाई नहीं जा रही थी हाइपोपरफ्यूजन की वजह से, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जाते। ठीक है, तो जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो उसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन कम हुई है, तो फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पम्प्स, और इसकी वजह से क्या होगा? लाइसोसोम डिसरप्ट हो जाएंगे। और आपको पता है लाइसोसोम्स के अंदर किस कदर ख़तरनाक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो डिग्रेडेशन में रोल प्ले करते हैं। और अगर लाइसोसोम डिसरप्ट होगा तो ये एंजाइम्स रिलीज़ हो जाते हैं और फिर सेल को डैमेज कर देते हैं। उसके बाद लाइसोसोमल डिसरप्शन इज़ द पॉइंट ऑफ इररिपेयरेबल सेल डैमेज। ठीक है, कि जब ये डिसरप्ट हो जाता है तो फिर ये सेल डैमेज रिपेयर नहीं होगा। यहाँ तक ठीक था कि भाई मेटाबॉलिक लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, अभी तक ठीक है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ता जाएगा, लाइसोसोम डिसरप्ट हो गए, तो अब जो इंजरी होगी वो इरिवर्सिबल होगी। इन्होंने सेल्स को खा के ख़त्म कर देना है। वर्सनिंग ऑफ शॉक, ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है जो कि रोल प्ले करता है वो है सर्कुलेटिंग और लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। पहला था इस्कीमिया, ठीक है, सेकंड क्या है? सर्कुलेटरी और लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का इफेक्ट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता नहीं, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइम इंपॉर्टेंस इन ऑर्गन डिसफंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक। कि ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है ना, इन्होंने क्या करना है? आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन डिसफंक्शन करा देना है, सेप्सिस की वजह से सेप्टिक शॉक वगैरह करा के, हेमरेजिक शॉक के शॉक करवा के आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या करना है कि आपके जो ऑर्गन हैं उनका डिसफंक्शन और फिर फेलियर और फिर डेथ। जनरली एंडोटॉक्सिन जो होते हैं वो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी कैस्केड को एक्टिव करा देते हैं। आपको पता है ना इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन से होते हैं? जो इंटरल्यूकिन्स वगैरह, TNF और पता नहीं क्या थे। तो बैक्टीरियल एंटीजन एंड सेल इंजरी इटसेल्फ आल्सो बाय इनिशिएट द कैस्केड। कि खाली जो एंडोटॉक्सिन है बैक्टीरिया वगैरह रिलीज़ करते हैं वो ही, सिर्फ वो नहीं है, वो इन्हें रिलीज़ कराते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। उसके अलावा जो है बैक्टीरिया का एंटीजन हो जाए, सेल इंजरी जो है यही काफ़ी होती है कैस्केड को एक्टिव कराने के लिए।
ठीक है। उसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं, साइटोकाइंस में TNF, अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 1B, ये सारे जो हैं ये मीडिएटर्स होते हैं। इन्होंने भी क्या कराना है आगे जाके इंजरी, ठीक है। देन फ्री रेडिकल इंजरी, तीसरी चीज़ जो है फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं तो उनकी वजह से भी इंजरी हो जाती है। इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है, कि जब आपने ब्लड सप्लाई दोबारा रीपरफ्यूजन होती है ना तो उसकी वजह से मसला और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाइपोपरफ्यूजन सेलुलर एंड ऑर्गन डैमेज प्रोग्रेस ड्यू टू डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया एंड लोकल एक्टिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, कि जब इस्कीमिया चल रहा था तो उसके सेल और ऑर्गन का डैमेज आ रहा था, इस्कीमिया की वजह से आ रहा था, मीडिएटर्स की वजह से, हाइपोक्सिया वगैरह की वजह से आ रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब उनकी सर्कुलेशन जब है वो रिस्टोर हो गई है उस एरिया की। तो लोकल अक्यूमुलेटेड पोटेशियम इंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड लीड टू डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन। अब ना जब सर्कुलेशन दोबारा हुई है ना, रीगेन हुई है, तो पोटेशियम जो था वो जमा हो रहा था, ठीक है। वो क्या करता है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है। उसने आगे, आपको पता है पोटेशियम जो है ये रीपोलराइजेशन कराता है, ठीक है। जब इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा कि इसने हार्ट को कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देना है, डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन कर देगा, वेसल्स को डायलेट करा देगा, फर्दर हाइपोटेंशन BP और कम हो जाएगा, ठीक है। द फ्री रेडिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन आर फ्लश्ड बैक इनटू द सर्कुलेशन वेयर दे कॉज फर्दर एंडोथेलियल इंजरी टू ऑर्गन। और दूसरी चीज़ जो थी कि जो आपके जब आपने सेल को इंजरी हुई थी तो फ्री रेडिकल्स भी बने थे, ठीक है। अब जब रीपरफ्यूजन हुई है, ब्लड आया, उसने ब्लड ने क्या किया है कि ये जो फ्री रेडिकल्स है उसको सर्कुलेशन के साथ अपने साथ ले गया, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स ख़तरनाक थे, लाइसोसोम ने तोड़ के जो बनाई हैं चीज़ें उसमें फ्री रेडिकल्स भी थे। तो ये फ्री रेडिकल्स ने क्या करना, ये सर्कुलेशन के अंदर आ गए हैं, फर्दर एंडोथेलियम की इंजरी करेंगे, ऑर्गन्स के, लंग्स की, किडनीज़ की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अक्यूट लंग इंजरी, अक्यूट किडनी फेलियर, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और फिर डेथ, ठीक है। रीपरफ्यूजन इंजरी कैन ओनली बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ हाइपोपरफ्यूजन, के जो आप जो है हाइपोपरफ्यूजन के ड्यूरेशन कम करें, एक्सटेंट को कम करें, कि जो ब्लड है वो स्लो लगाते हैं और इसका एक प्रॉपर हिसाब किताब होता है। तो आपने प्रॉपर तरीके से करना है। एकदम से अगर उसका ब्लड वॉल्यूम दोबारा से रीगेन करा देंगे, कि अगर उसका 1500 ml लॉस हुआ है तो 1500 ml 1 घंटे के अंदर लगा देंगे तो फिर मसले और ज़्यादा, इसको कहते हैं रीपरफ्यूजन सिंड्रोम, शायद जो भी इस टॉपिक का नाम था। क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ शॉक, इस्कीमिया, रीपरफ्यूजन सिंड्रोम। क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ शॉक क्या है नर्वस सिस्टम के ऊपर, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, स्ट्यूपर और कोमा। अब शॉक क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है तो हर सिस्टम जो है उस पर इफेक्ट जाएगा, ब्लड पूरी बॉडी में। रेस्टलेसनेस होगी, कन्फ्यूजन, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्यूपर और फिर कोमा, एनसेफलोपैथी और डेलीरियम भी हो सकता है। रीनल में क्या होगा कि रीनल को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ओलिग्यूरिया से बंदा इन यूरिया यानी कि बिल्कुल ही जो यूरिन आउटपुट है कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा, क्रिएटिनिन और पोटेशियम का लेवल तो वैसे ही इंक्रीज़ हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। ये सारे जो इफेक्ट हैं ये किडनी की वजह से आएंगे। रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स क्या आएंगे कि टैकिपनिया हो जाएगा, वो तो इंक्रीज़ होना ही है जब ये साइन होता है कि ब्लड कम हो गया। हाइपोवोलीमिया का साइन, हाइपोक्सिया वगैरह के रिस्पॉन्स में टैकिपनिया होता है। पल्मोनरी एडिमा जो है वो होगा, उसकी ये कॉमन कार्डियोजेनिक शॉक में ज़्यादा होता है पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। उसके अलावा एक्यूट लंग इंजरी हो जाएगी। कार्डियोवैस्कुलर जो फैक्टर्स हैं वो ये है कि डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से डायस्टोलिक प्रेशर यानी कि हार्ट की फिलिंग कम है, उसकी वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ओवरऑल जो है ऑक्सीजन डिलीवरी जो है मायोकार्डियम की वो कम हो जाएगी। जब मायोकार्डियम को ही ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो मायोकार्डियम का इस्कीमिया हो जाएगा और फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कम होना शुरू हो जाएगी। जब उसकी अपनी ही मायोकार्डियम को अभी सप्लाई नहीं मिल रही, बॉडी को तो चलो छोड़ो, हार्ट को अपनी खुद सप्लाई नहीं मिली, हाइपोक्सिया की वजह से उसकी जो है इस्कीमिया हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट मज़ीद कम, एसिडोसिस तो हो ही रही है, पोटेशियम पम्प इंक्रीज़ हो रहा है, हाइपोक्सिया जो है वो होगा और इसके एंड रिज़ल्ट जो हैं एरिदमियाज और फिर MI वगैरह हो सकते हैं। देन GIT जो है उस पर क्या इफेक्ट आएंगे, स्प्लैंकिक हाइपोपरफ्यूजन जो है, ब्रेक डाउन ऑफ गट म्यूकोजल के, जब आपके स्प्लैंक्स जो होते हैं तो उनको सप्लाई नहीं जाती तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि गट म्यूकोजल बैरियर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेस अल्सरेशन होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और साथ साथ क्या है बैक्टीरिया जो गट का था वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा और हेपेटाइटिस वगैरह हो सकता है।
देन सिवेरिटी ऑफ शॉक जो है ये डिपेंड करती है, ये डिफरेंट तरह के होते हैं। हमने इसको कॉम्पनसेटेड होता है, डीकॉम्पनसेटेड होता है। कॉम्पनसेटेड शॉक क्या होता है, बॉडीज़ कार्डियोवैस्कुलर एंडोक्राइन कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्सेज पे जो होता है ये डिपेंड करेगा। ये जो इसके हमारी बॉडी जो है जब भी शॉक की कंडीशन आएगी, हमारा हार्ट, हमारा एंडोक्राइन जो सिस्टम है, इन्होंने क्या करना है, कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट करना है। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए रिड्यूस करेंगे फ्लो टू नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स टू प्रिजर्व प्रीलोड। ठीक है, कि जो आपके बॉडी के जो अभी एसेंशियल ऑर्गन्स नहीं है, लाइक आपके मसल्स, आपकी स्किन, ये अभी इनको ब्लड की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से ब्लड ले लिया जाएगा ताकि जो प्री लोड है उसको प्रिजर्व किया जाए। हमने कहा कि हार्ट की फिलिंग कम हो रही है, ठीक है, तो वो प्री लोड ही है ना, तो प्री लोड जो है वो कम हो रहा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो जिन एरियाज़ को ब्लड नहीं चाहिए वहाँ से जो आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोक्राइन सिस्टम वहाँ से ब्लड रोक देता है। उसके बाद फ्लो किसको बढ़ा दे रहता है, वाइटल्स को, लाइक लंग्स, ब्रेन और किडनी को। अपार्ट फ्रॉम टैकीकार्डिया एंड कोल्ड पेरिफेरी देयर मे बी नो अदर क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपोवोलीमिया। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी ने अपने आप कॉम्पनसेट कर लिया है, तो फिर हाइपोवोलीमिया के जो साइंस हैं वो सिर्फ टैकीकार्डिया या कोल्ड पेरिफेरीज होंगी। उसके अलावा जो है कोई, क्योंकि स्किन को ब्लड सप्लाई नहीं गई और उसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज़ करके उसको आपके हार्ट ने कॉम्पनसेट कर दिया है, तो कोई सिम्टम नहीं आएगा, बॉडी ने खुद ही ठीक कर लिया इसको। ब्लड सप्लाई टू द नॉन वाइटल ऑर्गन्स लाइक स्किन, मसल्स और GIT इज इम्पेयर्ड लीडिंग टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब डीकॉम्पनसेटेड शॉक क्या होता है कि बॉडी की कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़्म अब थक गए हैं। कब तक वो उसको करते हैं ना, कि अभी तक आपकी जो ऑक्सीजन है या जो आपने इस्कीमिया हुआ था वो कॉम्पनसेट नहीं हुआ। ठीक है, कि अगर ब्लड लॉस की वजह से शॉक हुआ है, जिस भी डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं ना, तो जो अगर आपने कॉज अभी तक ट्रीट नहीं की और आपके फिर जो बॉडी कॉम्पनसेट कितनी देर तक करेगी। ठीक है, अब वो एग्जॉस्ट हो गए हैं तो फिर डीकॉम्पनसेटेड शॉक हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता फिर रीनल, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर इनसफिशिएंसी हो जाएगी। माइल्ड शॉक, मॉडरेट, फिर इसको फर्दर डीकॉम्पनसेटेड 3 तरह का होता है कि माइल्ड शॉक में टैकीकार्डिया, टैकीपनिया होगा, यूरिन आउटपुट का, मतलब हमने वो ग्रेड्स वहाँ पे पढ़े हैं ना, तकरीबन उसी तरह का सीन है कि माइल्ड में सिर्फ टैकीकार्डिया और टैकीपनिया होगा, सांस तेज होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा, वो तो होना ही है, और माइल्ड रिडक्शन इन यूरिन आउटपुट होगी। माइल्ड से एंग्जाइटी है, ब्लड प्रेशर अभी मेंटेन रहता है, पल्स प्रेशर जो है थोड़ा कम हो गया, और पेरिफेरीज कोल्ड हो गई हैं, क्योंकि वो तो हमने कहा था कॉम्पनसेटेड मैकेनिज्म का इफेक्ट है। तो फिर मॉडरेट शॉक में क्या होता है कि रीनल कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म अब फेल हो गया है। ठीक है, जो किडनीज जो थी वो कॉम्पनसेशन कर रही थी वो फेल हो गए हैं। यूरिन आउटपुट जो है वो 0.5 ml पर kg/h से भी बहुत कम हो गई है। पेशेंट जो है वो ड्राउजी और कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर अब फॉल करना स्टार्ट हुआ है। और जो सीवियर शॉक होगा उसमें क्या होगा, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन के साथ साथ यूरिन आउटपुट 0 तक आ जाएगी, बंदा को बेहोश हो गया है, लेबर्ड ब्रीदिंग करेगा। तो शॉक जो है उसकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और शॉक, ये डीकॉम्पनसेट। पहले जो था सिवियरिटी कॉम्पनसेट किया बॉडी ने, जब तक आपने इलाज नहीं किया तो डीकॉम्पनसेटेड की तरफ चला गया। अब क्लासिफिकेशंस होती हैं शॉक की, 5 में इसको डिवाइड किया जाता है। हाइपोवोलेमिक या हेमरेजिक शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव और एंडोक्राइन। हाइपोवोलेमिक शॉक जो होता है ये इसकी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज ऑफ शॉक क्या है, हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, ये सर्जिकल ट्रॉमा वगैरह में रीज़न बस ये होता है कि सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है, आपका ब्लड जो है वो लॉस हुआ है, उसकी वजह से शॉक हुआ है। ठीक है, हेमरेजिक शॉक जो है, अब इसके कॉजेज़ जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। या तो हेमरेज हुआ है लाइक कोई ट्रॉमा या सर्जरी के अंदर, या GIT से या रिट्रोपेरिटोनियल के थ्रू क्या हुआ है कि हेमरेज हो गया है, तो उसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया, उसकी वजह से शॉक हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम कम होना है ब्लड का, इसमें हाइपोवोलीमिया भी इसको कहते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक। दूसरा इसका कॉज हो सकता है फ्लूइड डिप्लीशन। हाइपोवोलीमिया किस वजह से हुआ है कि फ्लूइड कम हो गया आपकी बॉडी का। बर्न जब होता है, आपका प्लाज्मा कम हो जाता है, तो बर्न्स में ऐसा हो सकता है। डायरिया की वजह से आपका फ्लूइड कम हो गया, वॉमिटिंग की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, थर्मल इंजरी की वजह से। तो फिर या तो फ्लूइड कम होगा या हेमरेज होगा, इन दोनों की वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी शॉक में चली जाएगी। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज यही है। ब्लीडिंग इसके अंदर जो है, आपने कहा हेमरेज ही होता है ना। ठीक है, अगर हेमरेज हुआ है तो ब्लीडिंग एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल हेमरेज जो होता है वो कहाँ पे होगा, आपकी चेस्ट में। अब जो हमने 4 जगह पढ़ी थी कि वो हमने चेक करनी है। एक्सटर्नल तो ओके है, ठीक है, वो ब्लड ऑन द फ्लोर था। उसके अलावा +4 हेमरेज में हमने कहा था, +4 क्या थी, चेस्ट देखना होता है, एब्डोमेन, पेल्विस और लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स लाइक आपकी फीमर वगैरह। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर जो है, ये बात वही कि 750 ml जो है वो आपकी जो है
टिबिया और ह्यूमरस करती हैं। 1500 ml जो है फीमर से लॉस होता है। 200 ml पेल्विक फ्रैक्चर से लॉस होता है। उसके अलावा जो है डायरिया, वोमिटिंग, बर्न्स वगैरह से भी ब्लड लॉस हो सकता है। लॉस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1/5 और मोर ऑफ द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम प्रोड्यूसेस हाइपोवॉलेमिक शॉक, कि आपके ब्लड का 5वां हिस्सा भी अगर लॉस हो गया है ना, ठीक है, अगर आपका ब्लड 100 है, ठीक है, 100 लीटर फ़र्ज़ करें, चलो ml कह लेते हैं, ठीक है, 100 ml में से आपका 20 ml गया है, ठीक है, कि 5वां हिस्सा है, 5वां ही होता है ना, हाँ, 20 ml अगर चला गया तो फिर उसकी वजह से आपकी बॉडी जो शॉक में जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोवॉलेमिक या हेमरेजिक शॉक, ठीक है। अब इनिशियल मैनेजमेंट इसकी क्या है? ट्रीटमेंट इज इनिशिएटेड एज इफ द पेशेंट हैज़ हाइपोवोलेमिक शॉक अनलेस देयर इज क्लियर एविडेंस दैट द शॉक स्टेट हैज़ अ डिफरेंट कॉज। ठीक है, कि ट्रीटमेंट आपने जो भी हेमरेज होगा, सॉरी शॉक होगा, उसको ट्रीट आपने हेमरेजिक शॉक की तरह ही करना है जब तक प्रूव ना हो जाए कोई और है, यानी कि कार्डियोजेनिक है या कुछ और है, वो जब तक प्रूव नहीं होता आपने मैनेजमेंट इसके हिसाब से ही करनी है, हेमरेजिक वाली करना है। बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है कि वही बात को ब्लीडिंग को स्टॉप करो और रिप्लेस करो वॉल्यूम को, वो हमें पता है, ठीक है, जैसा कि हमने हेमरेज में किया था। ATLS गाइडलाइंस जो होती है सिस्टमिक अप्रोच ABCDE मैन्यूवर प्राइमरी में, वो तो हमने करना ही होता है। एयरवे ब्रीदिंग आपने चेक करनी है, वो ATLS में हमने चेक कर ली। उसके बाद जो C पार्ट था वो सर्कुलेशन और हेमरेज कंट्रोल करना होता है। ऑब्वियस हेमरेज जो होता है बाहर आपको नज़र आ रहा है, वो आपने उसको कंट्रोल करना है। ऑब्टेनिंग एडिक्वेट इंट्रावीनस एसेस एंड असेसिंग टिश्यू परफ्यूजन। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही, मुझे है कि वीडियो ज़रा छोटी बन जाए, इतने लंबी हो जानी है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी हैंड्स फ्री कानों में लगा के बुक हाथ में पकड़ी रखा करें और साथ साथ सुनते रहा करें। मेरी देखने की तो ज़रूरत नहीं है आपको, सुन ऊपर लिखा हुआ है आपकी बुक के। अच्छा, तो सर्कुलेशन हेमरेज जो C पार्ट था उसमें क्या करना है आपने, ऑब्वियस हेमरेज जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जो ब्लड लॉस हुआ है उसको पहले कंट्रोल करें। उसके लिए आपने क्या करना है, एडिक्वेट असेस वीनस इंट्रावीनस असेस कर सकते हैं या असेस करें टिश्यू परफ्यूजन को, ठीक है, कि आपने चेक करना है कितना ब्लड लॉस हुआ है, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ फ्लूइड ब्लड रिसुसिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग शुड बी कैरिड साइमल्टेनियसली। ये बात हमने पहले भी कही थी कि जो फ्लूइड रिसुसिटेशन आप करते हैं और कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग करनी है, ये दोनों आपने एक ही टाइम पे करना होता है। ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल वूंड्स अगर हो रही है तो फिर डायरेक्ट एक्सटर्नल प्रेशर दे दे ब्लीडिंग साइड पे। अगर मैसिव ब्लड लॉस हो गया है तो टॉर्निक्वेट्स यूज़ कर लें, अगर लिम्स वगैरह हैं तो। ब्लड लॉस पेल्विक फ्रैक्चर में हुआ है तो ओपन बुक फ्रैक्चर होता है ना, पेल्विक बाइंडर्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सर्जिकल और एंजियोग्राफी कंट्रोल भी इसके लिए हो सकता है। अगर इंटरनल हेमरेज है तो उसके लिए सर्जिकल या एंजियोग्राफी कंट्रोल होता है, ठीक है। कि काम ये है कि पहले हेमरेज को कंट्रोल करो फिर उसकी मैनेजमेंट, ठीक है। अब अग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी आप स्टार्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनगोइंग ब्लीडिंग अग्रेवेट फर्दर ब्लीडिंग की, ठीक। अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, हमने कहा था ना कि जो फ्लूइड थेरेपी होती है उसका रिस्पांस पे डिपेंड करता है आपने कितना फ्लूइड लगाना वगैरह। हेमरेज में हमने बढ़ लिया, लेकिन अगर अभी ब्लीडिंग हो रही है और फिर आपने ऊपर से अग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी बहुत ज़्यादा फ्लूइड लगा दिया तो फिर उसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा और पॉजिटिव कम हो जाएंगे, मसला बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा वेज़ोप्रेसर आइनोट्रोपिक एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड करें जब तक आपको रिस्टोर नहीं करते सर्कुलेटरी वॉल्यूम, यानी हाइपोवोलेमिक शॉक जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक आप वेज़ोप्रेसर्स और आइनोट्रोपिक एजेंट्स यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके हार्ट पे वर्कलोड पहले ही जो है ब्लड लॉस हो ही जा रहा है, ऊपर से आपने हार्ट का वर्कलोड, पहले ही हार्ट जो है टैकीकार्डिया की कंडीशन में है, तो आप उस पर आइनोट्रोपिक एजेंट्स दे के या वेज़ोप्रेसर्स दे के फर्दर उस पर वर्कलोड बढ़ा दोगे, ऊपर से ब्लीडिंग हुई जा रही है ऊपर से हार्ट पे, तो फिर इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इस्कीमिया हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। उसके बाद हमने ABCD पार्ट आ गया, डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, आपने कॉन्शियसनेस उसकी देखने, आई मोशन, पैपिलरी रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटर फंक्शन और डिग्री ऑफ सेंसेशन, ये ठीक है, ये जो हम उसकी नर्व्स वगैरह के सेंसेशन और बॉडी में चेक कर लेते हैं। सेरिब्रल परफ्यूजन को ये इससे क्या पता चलेगा कि ब्रेन को किस कदर सप्लाई जा रही है। रिस्टोरेशन ऑफ सेरिब्रल परफ्यूजन एंड ऑक्सीजनेशन मस्ट बी अचीव्ड बिफोर, ठीक है। कोई इंट्राक्रेनियल इंजरी होने से पहले आपने क्या करना है कि इसको रिस्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो इश्यूज़ आते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। उसके बाद E पार्ट आ जाता है, एक्सपोजर कंप्लीट एग्जामिनेशन, कि बंदे को आपने कम्प्लीटली अनड्रेस करना है, हेड टू टो एग्जामिनेशन करनी है, लेकिन प्रिवेंट करना है कि हाइपोथर्मिया ना हो जाए, AC वगैरह बंद कर दे, एयर कंडीशनर वगैरह। गैस्ट्रिक डायलेशन डिकम्प्रेशन के गैस्ट्रिक डायलेटेशन ऑफन अकर्स इन ट्रॉमा पेशेंट एंड कैन कॉज अनएक्सप्लेन्ड हाइपोटेंशन एंड कार्डियक एरिथमियास, कि अगर आपका गैस्ट्रिक डायलेटेशन हो गई है उसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर
हाइपोटेंशन हो जाएगी और फिर क्या होगा कि बंदे के एरिथमियाज होंगे। तो अनकॉन्शियस पेशेंट्स जो होते हैं उनमें गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकती है, उसकी वजह से एस्पायरेशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर एस्पायरेशन हो जाए तो फिर आपको पता है कि उसके फैटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो एस्पायरेशन होने के इसलिए गैस्ट्रिक डायलेटेशन को जो है आपने उसकी डिकम्प्रेशन करना ज़रूरी है। इज़ परफॉर्म्ड बाय इंट्यूबेटिंग द स्टमक विद नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, के नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दें। अब जो एस्पायरेशन होगी जो भी होगा वो इसके थ्रू हो, ट्यूब के थ्रू। अब एस्पायर होकर लंग्स में ना कोई चीज़ चली जाए। उसके बाद यूरिनरी कैथेटराइजेशन इसमें करनी होती है। यूरिनरी कैथेटराइजेशन के लिए असेसमेंट पहले करें कि यूरिन के अंदर हिमेटूरिया तो नहीं है, ठीक है, ब्लड तो नहीं आ रहा। उसके अलावा यूरिन आउटपुट कितनी है, देन ब्लड एट द यूरिथ्रल मिएटस। अगर यूरिथ्रल मिएटस के लेवल पे ब्लड है, इसका मतलब क्या है कि या फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है ना, ठीक है, यहाँ पे अब आपने कैथेटर वगैरह नहीं डालना, ठीक है। लेकिन ये कब कब, अगर आपको ब्लड मिलता है यूरिथ्रल मिएटस पे या या मोबाइल और नॉन पैल्पेबल प्रोस्टैट है मेल्स का, ठीक है। मेल्स में जो प्रोस्टैट है वो पैल्पेबल नहीं है या मोबाइल है, ठीक है। तो इन कंडीशंस में आपने नहीं करना कैथेटराइजेशन, नहीं करना। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द इंजर्शन ऑफ ट्रांस यूरिथ्रल कैथेटर प्रायर टू रेडियोग्राफिक कंफर्मेशन ऑफ इंटैक्ट यूरिथ्रा। तो पहले फिर चेक करेंगे यूरिथ्रा ठीक है, रेडियोग्राफिक उसकी कंफर्मेशन कराएं और फिर आपने डालना है ये जो कैथेटर है, अदरवाइज ना डालें। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ शॉक इज एसोसिएटेड विद पुअर वेस्कुलर टोन, vasodilation, low systemic vascular resistance, high cardiac output, inadequate afterload and hypotension। तो इसमें होता क्या है कि पुअर वेस्कुलर टोन यानी कि वेजोडाइलेशन हो जाती है कि ब्लड सप्लाई नहीं गई, उसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो जाएगी। ऊपर से वेजोडाइलेशन हुई है तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। और जब वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम है, आगे से वेजोडाइलेशन है, हाई कार्डियक आउटपुट के बावजूद जो है आपका आफ्टरलोड कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बीपी लो हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी कि आगे से वेसल्स डायलेट की हुई हैं, कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा है, फिर भी आफ्टर लोड कम है, ठीक है। तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी आगे से कम है। तो ये जो काम है कि वेसल्स डायलेट करके बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आएगा। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं कि सेप्टिक कॉजेज़ हो सकते हैं। सेप्टिक सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है इसकी, लाइक कोई बैक्टीरिया, फंगस, वायरल या रिकेटीजिया सेप्टिक हो गई है, ठीक है, यानी कि कोई इन्फेक्शन हो गया। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकती है, एनाफाइलैक्टिक यानी कि हिस्टामीन वगैरह की वजह से कोई रिएक्शन हो सकता है। हाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लाइक फेलियर टू ऑफ सिंपैथेटिक टोन, ये सारे जो इफेक्ट हैं, ये सिंपैथेटिक टोन फेल होती है तो ये है ना, सिंपैथेटिक टोन का क्या काम है, वेजो कंस्ट्रक्शन कराना। कार्डियक आउटपुट जब ज़्यादा होती है तो इसमें वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो होती है उसको बढ़ाना होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन करानी होती है, और ये सारा काम जो आपके सिंपैथेटिक टोन का है। तो जब वो फेल हो जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है। तो या तो हाई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है, या फिर कोई एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हुआ है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हुई है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से, या कोई टॉक्सिक चीज़ है नाइट्रोप्रोसाइड वगैरह, या एंडोक्राइन कॉजेज़ हैं, एड्रिनल क्राइसिस। तो सेप्टिक शॉक जो है ये सबसे ज़्यादा जो है कॉमन, इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की जो फॉर्म है, ये कह सकते हैं कॉज है, वो है सेप्टिक शॉक, ये वेजोडाइलेटरी शॉक है। Commonest form of the distributive shock caused by overwhelming systemic infection resulting in vasodilation and leading to hypotension। कि जब भी वेजोडाइलेशन होगी उसकी वजह से हाइपोटेंशन तो होनी है ना, ठीक है। तो रीज़न क्या है उसका, सिस्टमिक को इन्फेक्शन है। कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्सीजन डिलीवरी, इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सही से नहीं होती और ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है, ऑक्सीजन डिलीवरी और ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है ना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पहले ख़राब हो गई है, ठीक है। कि जितनी जहाँ पे ऑक्सीजन जानी चाहिए थी या कम जा रही है, ज़्यादा जा रही है, मसला हो गया, पहले की तरह नहीं जा रही। इसको डिफ़ाइन करते हैं एज सेप्सिस इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन, ठीक है, कि सेप्सिस की वजह से हाइपोटेंशन हो गई है तो इसको क्या कहते हैं, सेप्टिक शॉक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है लेस देन 90 mmHg चला जाता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है लेस देन 60 mmHg और टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है। परसिस्ट डिस्पाइट एडिक्वेट फ्लूइड रिसुसिटेशन, डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन इंटेंसिव केयर मोर्टालिटी फ्रॉम सेप्सिस रिमेन टू 30 to 50%। कि अगर आपने फ्लूइड रिसुसिटेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी आपका ब्लड प्रेशर जो है सेप्सिस की वजह से जो है 90 mmHg से कम ही रहेगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 mmHg से कम और टिश्यू हाइपरफ्यूजन में ही रहता है, ठीक है। और इसकी इम्प्रूवमेंट बेशक आईसीयू में इसकी इम्प्रूवमेंट हो भी जाए, फिर भी मोर्टालिटी रेट्स जो हैं 30 to 50% इसमें रहते हैं।
उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके कॉजेज़ में उन्होंने बताया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, प्रोटियस, क्लैब्सियला ये रिलीज़ करते हैं एंडोटॉक्सिन्स और इनका इफेक्ट होता है इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, बायोकेमिकल और इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। उसकी वजह से जो हमने कहा ऑक्सीजन की डिलीवरी और उसके कंजम्पशन में इश्यूज आ रहे हैं, वो सेप्सिस इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन जो हो रही है ये इसकी वजह से हो सकती है, या फिर ग्राम पॉजिटिव कोकाई हो सकते हैं, न्यूमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, तो ये कॉजिंग फैक्टर हो सकते हैं। सो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो आपने हीमोडायनामिक सपोर्ट देना है ना, ठीक है, कि अर्ली गोल आपका क्या है कि एडजंक्ट हीमोडायनामिक सपोर्ट दें, और दूसरी चीज़ है एडजंक्टिव थेरेपी साथ साथ करें। उसके बाद आइडेंटिफाई और ट्रीट करें अंडरलाइंग इन्फेक्शन को, कि इन्फेक्शन को ट्रीट करने से पहले आपने हीमोडायनामिक सपोर्ट देना ज़रूरी है, एडजंक्टिव थेरेपी करना ज़रूरी है कि बंदे को बचा तो लें पहले, क्योंकि इसमें मोर्टालिटी रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। हीमोडायनामिक सपोर्ट आपने कैसे देना है? रिलेटिव सेप्टिक शॉक इज एसोसिएटेड विद रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपोवोलीमिया एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफाउंड वेजोडाइलेशन एंड एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। कि इसमें होता क्या है कि हाइपोवोलीमिया ही होना है ना, ये सारे शॉक्स जो हैं सीन्स कुछ इसी तरह है कि ब्लड कम हो गया है, ठीक है, इस्कीमिया हो रहा है, शॉक है कि आगे परफ्यूजन नहीं है, तो हाइपोवोलीमिया जो होता है ये कॉज कर सकता है एब्सोल्यूट या रिलेटिव, ठीक है। रिजल्ट ऑफ प्रोफाउंड वेजोडाइलेशन के ये जो हाइपोवोलीमिया हुआ कि सारी बॉडी के अंदर अगर वेजोडाइलेशन हो जाए, तो वेजोडाइलेशन से क्या होता है कि जो जितना ब्लड था वो बॉडी उसको कम रिकॉग्नाइज, क्योंकि वेसल्स में ये रुक जाता है, बीपी कम हो गया है, ठीक है। तो अब जो 5 लीटर्स हैं वो 5 लीटर ब्लड पहले से, अब अगर आपका नॉर्मल सिस्टमिक सर्कुलेशन चल रही होती तो वो 5 लीटर ब्लड हो गया, लेकिन हर जगह वेजोडाइलेशन हो गई है, वेसल्स के अंदर वेसल्स खुल गई हैं, पहले से एरिया बढ़ गया है, तो वो ब्लड जो है वो कैसे, वो अभी हाइपोवोलीमिया हुआ नहीं है, ब्लड कहीं गया नहीं है, ठीक है, ब्लड आपकी बॉडी के अंदर ही है, उतना ही है, लेकिन सारी बॉडी में अगर आपकी वेजोडाइलेशन हो जाती है, स्पेस बढ़ गया है, तो फिर वो कंडीशन इस तरह की लगेगी कि हाइपोवोलीमिया हो गया है। और हाइपोवोलीमिया की वजह क्या है? जो इसने प्रोफाउंड वेजोडाइलेशन करा दी है, और इस वेजोडाइलेशन की वजह से क्या होता है? एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, कि जब वेजोडाइलेशन होती है तो जो परफोरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ से फ्लूइड जो है आपका इंटरस्टिशियल स्पेसेस में निकल आता है। अब ब्लड से फ्लूइड निकल आया है, वहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से हाइपोवोलीमिया जो है बॉडी उसको कंसीडर करेगी। देन क्रिस्टलॉइड आर फ्लूइड्स ऑफ चॉइस, इसमें क्रिस्टलॉइड्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। एल्ब्यूमिन इनटू इज़ द फ्लूइड रिसोसिटेशन ऑफ सिवियर सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक, के क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं उसमें एल्ब्यूमिन जो है वो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है अगर सीवियर किस्म का हो गया। अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरेपी इन फर्स्ट 6 आवर्स ऑफ रिसोसिटेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस मोर्टालिटी फ्रॉम सेप्टिक शॉक, ठीक है, कि जो गोल डायरेक्टेड थेरेपी है वो फर्स्टली पहले 6 घंटों में आपने करनी है, ठीक है, कि जो ताकि मोर्टालिटी रेट्स जो हैं उसको कम किया जाए। अब जो है वाइडली एक्सेप्टेड जो हमने कहा है ना गोल डायरेक्टेड थेरेपी करनी है, वो क्या है? हमारे गोल्स क्या हैं कि सेंट्रल वीनस प्रेशर को हमने लेके आना है 8 to 12 mmHg तक, ठीक है। उसके अलावा मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है 65 mmHg तक, यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg/h होनी चाहिए। सेंट्रल वीनस जो या मिक्स्ड वीनस प्रेशर है या सैचुरेशन है वो 70%, सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना 70% और मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन 65% होनी चाहिए। ये हमारे गोल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने गोल रिलेटेड थेरेपी करनी है, उसके बाद आप जो है फर्दर आगे चलोगे, ठीक है। तो गोल रिलेटेड थेरेपी हमारे गोल्स क्या थे? सेंट्रल वीनस प्रेशर 8 से 12 mmHg, मीन आर्टीरियल प्रेशर 65 mmHg, यूरिन आउटपुट तकरीबन 0.5 ml पर kg/h, और सेंट्रल वीनस प्रेशर 70% और मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन 65% तक हो कम अज़ कम, ठीक है। So persistent hypotension following restoration of circulatory volume should warrant adjunctive therapy। अगर अभी भी आपने सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो है 30 ml पर kg तक आ गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी हाइपोटेंशन परसिस्ट करती है तो आपको एडजंक्टिव थेरेपी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एडजंक्टिव थेरेपी में क्या चीज़ें आ जाती हैं? वेजोप्रेसर्स एंड पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स। वेजोप्रेसर्स हमने क्या कहा था? हाइपोवोलीमिक शॉक में नहीं देने, ना ही आपने ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स देने हैं क्योंकि मसला करते हैं, लेकिन इसमें आप देंगे। वेजोप्रेसर्स क्या होते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइल एफ्रीन, डोपामीन, ये सारे वेजोप्रेसर्स में आ जाते हैं। इनका काम क्या है? वेजो कंस्ट्रक्शन कराना। वेजो डायलेशन हुई हुई है ना, तो उसको रिवर्स करेंगे, वेजो कंस्ट्रक्शन कराएंगे और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे। नॉरएपिनेफ्रिन जो है एजेंट ऑफ चॉइस होता है। एपिनेफ्रिन तब यूज़ करना है जब उसको नॉरएपिनेफ्रिन के साथ एक एडिशनल एजेंट की ज़रूरत हो।
उसके बाद जो है अगर नॉरएपिनेफ्रीन की वजह से सीरियस एरिथमियाज आ रहे हैं देन फिनाइलेफ्रीन यूज़ कर लें उसकी जगह पे। वेजोप्रेसिन जो है कैन बी एडेड टू नॉरएपिनेफ्रीन अगर विद इंटेंट ऑफ आइदर इंक्रीजिंग मीन आर्टीरियल प्रेशर और डिक्रीजिंग नॉरएपिनेफ्रीन डोजेज व्हेन वेजोडाइलेशन रेजिस्टेंस टू द अगर जो वेजोडाइलेशन है वो नॉरएपिनेफ्रीन से रेजिस्टेंट हो गई है, ठीक है, तो फिर आप क्या चीज़ ऐड करते हो, वेजोप्रेसिन ऐड कर लोगे ताकि उसका मीन आर्टीरियल प्रेशर जो हमने कहा था 65 mmHg तक कम से कम आ जाए, ठीक है। अब उसको बढ़ाना है हमने, वो बहुत कम हो गया है, तो मीन आर्टीरियल प्रेशर को बढ़ाना होता है और डिक्रीज़ करना है आपने इसकी डोज़ को, क्योंकि अब आपकी जो बॉडी है वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करी नॉरएपिनेफ्रीन को, तो उसके लिए आप फिर वेजोप्रेसिन यूज़ कर लो। वेजोप्रेसिन इज़ नॉट इंडिकेटेड एज अ सिंगल इनिशियल वेजोप्रेसर, अकेला इसको इनिशियल डोज के तौर पे नहीं देते हैं, ठीक है, ये उसकी जगह पे दे सकते हैं जब इसके बाद अगर इसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं किया फिर, नहीं तो पहले नॉरएपिनेफ्रीन ही देनी है। उसके बाद डोपामीन है मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट एज एन अल्टरनेटिव टू एनी, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रीन की जगह पे आप डोपामीन भी दे सकते हैं। लो डोज डोपामीन प्रोड्यूसेस वेजोडाइलेशन एंड शुड नॉट बी यूज्ड इन सेप्टिक शॉक, लेकिन अगर ये हमने कहा था कि डोपामीन हाई डोज में यूज़ करना है, यहाँ पे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, हाई डोज में। लो डोज होगी तो उसने क्या कराना है, वेजोडाइलेशन ही करानी है, तो फिर सेप्टिक शॉक में लो डोज तो बिल्कुल नहीं देनी, पहले ही वेजोडाइलेशन हुई है तो बंदा मर जाएगा। उसके बाद हमने कहा था वेजोप्रेसर्स के साथ आइनोट्रोपिक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स दे सकते हैं हम। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स का क्या मतलब है कि आपके मायोकार्डियल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया जाता है, ठीक है। सो अ ट्रायल ऑफ डोब्यूटामीन इन्फ्यूजन अप टू 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट भी एडमिनिस्टर्ड और एडेड टू वेजोप्रेसर्स के आप जो वेजोप्रेसर यूज़ कर रहे हो उसके साथ साथ एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट लाइक डोब्यूटामीन के इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं। इसका क्या इफेक्ट्स होंगे कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये कब यूज़ करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ मायोकार्डियल डिसफंक्शन, ठीक है, जब हार्ट का डिसफंक्शन होगा तो इससे क्या होगा, एलिवेटेड कार्डियक फिलिंग प्रेशर एंड लो कार्डियक आउटपुट, कि मायोकार्डियल डिसफंक्शन है वहाँ पे आप इसको यूज़ करेंगे। ऑन गोइंग साइंस ऑफ हाइपोपरफ्यूजन, कि अभी आपने सब कुछ रिस्टोर किया, वॉल्यूम रिस्टोर किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अभी साइन आ रहे हैं हाइपोपरफ्यूजन के, डिस्पाइट अचीविंग एडिक्वेट इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड एडिक्वेट मीन आर्टीरियल प्रेशर, तो फिर आप पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट देंगे, डोब्यूटामीन देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो होते हैं ये कंट्रोवर्शियल है सेप्टिक शॉक में, इसको यूज़ करना है ये नहीं करना, लेकिन जो है आईवी आप हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं 200 mg पर डे, ठीक है। शुड बी सजेस्टेड इफ एडिक्वेट फ्लूइड रिसोसिटेशन एंड वेजोप्रेसर थेरेपी फेल्स टू अचीव हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी, क्या आपने फ्लूइड रिसोसिटेशन भी दे दी, वेजोप्रेसर्स भी दे दिया, अभी उनका भी इफेक्ट नहीं आया, ठीक है, वो भी फेल हो गया, फिर कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स में कौन सी चीज़, आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mg पर डे दे सकते हैं। अब आपने क्या किया, हमने पहले कहा था हीमोडायनामिक सपोर्ट और एडजंक्टिव थेरेपी करते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, इन्फेक्शन को ढूंढना है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है। सो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, एडिक्वेट सोर्स कंट्रोल करना होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब आपको पता है सेप्टिक शॉक है तो उसको कंट्रोल भी एंटीबायोटिक्स से ही किया जाएगा। In the presence of septic shock, each hour delay in administration of effective antibiotics is associated with 8% increase in mortality, कि जितने घंटे 1 घंटा गुजरा है ना तो 8% उसकी मोर्टालिटी चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो जितना डिले करते जाओगे एंटीबायोटिक देने में उतना उसके मोर्टालिटी रेट्स बढ़ते जाएंगे। 2 पेरिफेरल ब्लड कल्चर्स आप ले लें, एक एरोबिक कल्चर ले लें, एनारोबिक ले लें, 5 मिनट एक दूसरे के डिस्टेंस पे ले लें, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देने से पहले, ठीक है, और 5 मिनट बाद। तो थारो क्लिनिकल एंड इमेजिंग सर्च वगैरह आप कर लें, उसके बाद मतलब इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने ये जो कल्चर्स लिए हैं शुड बी टेकन एरोबिक और एनारोबिक 5 मिनट अपार्ट प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेने से दोनों ही पहले लेने हैं, मैंने कहा था एक पहले एक बाद में नहीं, दोनों ही आपने पहले लेने हैं 5 मिनट पहले, तकरीबन 5 के मिनट से पहले, उसके बाद आपने एंटीबायोटिक्स देनी है। ये कल्चर लेने का क्या मकसद है, एंटीबायोटिक्स तो आप दे दोगे तो फिर तो मर जाएंगे ना, तो आपने कल्चर लेने का मकसद ये है कि उनके ऊपर आपने लैब स्टडीज़ करनी होती है कि बैक्टीरिया या जो भी ऑर्गेनिज़म है वो कौन सा है, ठीक है। फिर सोर्स कंट्रोल उसका ताकि किया जा सके ना, कॉजिंग फैक्टर उसको ढूंढना होता है।
सोर्स कंट्रोल इंक्लूड रिमूवल ऑफ, अब सोर्स जो है जहाँ पे इशू होगा वहाँ पे आपने इन्फेक्टेड डिवाइसेस अगर हैं उसको रिमूव करें, ठीक है, जो कॉज कर रहा है इन्फेक्शन, अगर डिवाइस है उसको रिमूव करें, एब्सेस है उसको ड्रेन करें, डिब्राइडमेंट करें इन्फेक्टेड टिश्यू की, रिपेयर करें, परफोरेटेड विस्कस और बाइलरी ड्रेनेज करें, उसके बाद ड्रेनेज ऑफ एम्पीमा, ठीक है। तो ये जो हैं ये आपने सोर्स वगैरह कंट्रोल करें, एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। उसके अलावा हमने कहा था हीमोडायनामिक सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा एडजंक्टिव थेरेपी होती है वो भी आपने करनी होती है। तो ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। देन जो थर्ड टाइप है कार्डियोजेनिक शॉक, ये है कि प्राइमरी फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड टू टिश्यूज़, के हार्ट ही कार्डियोजेनिक है ना, हार्ट की वजह से, कि हार्ट जो है उसने ब्लड पंप ही नहीं किया आपके टिश्यूज़ की तरफ, तो एक्यूट एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, ठीक है। एंटीरियर वॉल का एमआई हुआ है जिसकी वजह से पहले एरिथमियाज थे उसकी वजह से एमआई हो गया है, या कोई वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ थी, या मायोकार्डियल इंजरी थी, या मायोकार्डियोपैथी थी, इस सब की वजह से क्या हुआ है, एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, उसकी वजह से हार्ट ने आगे ब्लड पंप नहीं किया, बॉडी शॉक में चली गई, उसको कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। सो इसको मैनेज करते हैं इसकी कॉज के अकॉर्डिंग, के अगर एरिथमियाज हैं एरिथमियाज को मैनेज कर लो, मायोकार्डियल इंजरी हुई है या वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ थी, मायोकार्डियोपैथी थी, जो भी इशू था उसको मैनेज करो, फिर ये शॉक ट्रीट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है, ये रिडक्शन इन प्री लोड ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कार्डिक चैम्बर, कि आपका जो कार्डिक चैम्बर है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है ना, कि हार्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी उसकी वजह से ब्लड आगे गया ही नहीं है, ठीक है। तो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कार्डिक टैम्पोनेट, आपको पता है इसमें ब्लड आ जाता है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में हवा होती है, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ गया है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, पूरे पेरिकार्डियम में इन्फ्लेम हुई हुई है, उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी हुई है। तो ये जो कॉजेज़ हैं इनकी वजह से क्या हुआ है, एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है ब्लड फ्लो के लिए, ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड आगे गया ही नहीं है, बॉडी शॉक में चली गई है। मैनेजमेंट जो है ये बेस करती है कॉजिंग फैक्टर जो भी होगा। उसके बाद लास्ट जो है एंडोक्राइन शॉक। एंडोक्राइन जो है नाम से पता चल रहा है कि कोई एंडोक्राइन कॉज है इसकी, लेकिन ये कॉम्बिनेशन किसका है, इसमें हाइपोवोलीमिक शॉक भी है, कार्डियोजेनिक और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों शॉक मिलके क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन शॉक। इसकी कॉज क्या है, या तो एड्रीनल इंसफिशेंसी है, या हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाते हैं इसकी टाइप्स। बाकी इसकी मॉनिटरिंग वगैरह जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, चैप्टर लंबा था। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।